हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिक मैथ्स का एक टॉपिक लेंगे और टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम एज अ कंपटीशन के बेस पे समझेंगे कि कंपटीशन में कैसे सवाल आते हैं, और साथ ही साथ हम इसका बेसिक नॉलेज भी लेंगे ताकि जो जिन बच्चों के जो है कंसेप्ट आगे क्लास में जाकर के पीछे वाले कंसेप्ट छूट जाते हैं तो उनको भी ये हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं फ्रैक्शन का। सो फ्रैक्शन मीन्स, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं भिन्न, है ना। और ये क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ होल, ऑफ अ होल, एक पार्ट होता है होल का। ठीक है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। सपोज दैट कैसे? जैसे कि मैंने ये कह दिया कि मेरे पास एक रोटी है या एक पिज़्ज़ा है और मैंने उसके 4 पार्ट कर दिए, और उसमें से अगर मुझे एक टुकड़ा क्या है किसी कौवे को डालना पड़ा या चिड़िया को डालना पड़ा, तो मैंने कितना चिड़िया को दिया? देखो, मैंने दिया 1 पीस और मैंने किए थे 4 पीस, है ना, 1 2 3 4, तो मैंने 1/4 पीस चिड़िया को दे दिया। ठीक है, इस तरह से तो हम बोलेंगे 1/4। अब सबसे पहली बात कि इसके काइंड कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप की होती हैं, मतलब जो है। तो सबसे पहला आता है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसका जो न्यूमरेटर होता है वो ऑलवेज 1 होता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह जो फ्रैक्शन होंगे उसको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। फिर आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर में होगा कैसे? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, 4/9, ऐसे लिख दिया मैंने 3/12, इस तरह से। तो जो ये फ्रैक्शन है ये प्रॉपर हो गए। इम्प्रॉपर जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब जहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। तो अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन के के बारे में एक और बात है कि वो हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है ना, आप देखो कैसे, जैसे ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये हमेशा 1 से छोटा है। दिख रहा है ना, 1/4 पार्ट पूरे से छोटा है। जैसे मैंने किसी चीज़ के 3 टुकड़े किए और उसमें से 2 टुकड़े ले लिए, तो मतलब मैंने छोटा पार्ट लिया 1 से। मैंने किसी चीज़ के 9 टुकड़े किए, उसमें से 4 ले लिए, या किसी के 12 टुकड़े किए, उसमें से 3 ले लिए, तो हमेशा वो 1 से छोटा होता है। अब आती बारी इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? जहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो। मीन्स जैसे लिख दिया मैंने 3/2, 5/4, 7/3 और 11/4। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ऐसे को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगला काइंड क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। कैसे? देखो, आप ये चीज़ देखो कि कोई कोई भी मेरे पास मान लेते हैं मेरे पास एक चॉकलेट है। अब मेरे पास चॉकलेट की जो है मैंने 4 पीस किए, और 4 पीस में से मुझे 5 पीस खाने हैं, तो क्या पॉसिबल होगा मेरे पास एक चॉकलेट हो यहाँ पे और मैं उसके 4 पीस ऐसे कर दूँ और मैं बोलूँ मुझे 5 पीस चाहिए, तो 5 पीस के लिए मुझे एक और चॉकलेट लानी पड़ेगी, है ना। उसका एक और पीस करना पड़ेगा, इतना ही, जितना बराबर ये टुकड़ा है उतना ही और करना पड़ेगा। तो मुझे 4 पीस तो मेरे इसके होंगे और एक पीस ये होगा। मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है ना, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देख रहे हो आप कि मुझे इसको करने के लिए अगली चॉकलेट का एक पीस और लाना पड़ रहा है। अच्छा, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? इसका डिवाइड इसमें कर लीजिए। तो 4 का डिवाइड आपने 11 में कर दिया तो कितना जाएगा? 4 2 जा 8, तो बच गया 3। तो हम कहेंगे 2 राइट 3/4। तो जो ये फ्रैक्शन लिखा है मैंने, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है जहाँ पे मेरे पास क्या क्या आता है? एक तो होल नंबर आता है और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो होल नंबर प्लस
प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं? मान लेते हैं कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 2/3 है, और अगर हम उसको किसी एक नंबर से ऊपर नीचे किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे आप सपोज दैट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा 4/6। तो 4/6 2/3 का इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट। मान लेते हैं कि मेरे पास एक चॉकलेट ये है और एक चॉकलेट मेरे पास ये है। अब यहाँ पे तो मैंने कितने पीस किए थे? 3 पीस। तो 3 पीस मैंने ऐसे किए थे, उसमें से मुझे 2 पीस खाने हैं, तो मेरा 2/3 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने 6 पीस किए, तो अब मैं अगर 6 पीस करूँगा तो मैं इन पीसों का भी आधा आधा और करूँगा, ठीक है ना। और तब मुझे अगर 4 पीस खाने हों, 1 2 3 4, तो मैंने तब भी इतनी खाई। और यहाँ पे मैंने 2 पीस खाने थे, तब भी मैंने उतनी चॉकलेट खाई। तो मतलब ये चॉकलेट का हिस्सा इस चॉकलेट के हिस्से के बराबर ही आया। तो 2/3 4/6 के बराबर ही आया। तो इक्विवेलेंट के फ्रैक्शन का मतलब होता है कि उसी फ्रैक्शन के मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे इस समय 3 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 6/9। ऐसे मैं 4 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4/12। तो इस तरह से इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो काइंड्स हो गए कि यूनिट किसे बोलते हैं, प्रॉपर किसे बोलते हैं, इम्प्रॉपर किसे बोलते हैं, इक्विवेलेंट क्या हुआ। और हम ये अब क्वेश्चंस जो हम इस पे लेते हैं, एक तो हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन का प्लस करते हैं, फ्रैक्शन का माइनस करते हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर उनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो चलो जरा कंपेरिजन को देखते हैं कि हम इसको किस तरह से लेते हैं, मतलब छोटी क्लासों में, और कंपटीशन में हम इसको किस तरह ले सकते हैं, ये हम चेक करते हैं। देखिए, देखो अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि कंपेयर 5/7 एंड 9/11 है ना, इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए छोटी क्लासों में क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, है ना। मतलब 7 और 11 का एलसीएम लेते हैं, और जब हम एलसीएम लेंगे तो हम बता देंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को बराबर करने की कोशिश करते हैं, है ना। मतलब अगर इसको भी और इसको भी दोनों को बराबर कर दें तो हम आराम से बता देंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्योंकि अगर सपोज दैट इस जगह पे ये ना लिखा करके ये लिखा होता 5/7 और 9/7, तो आप आराम से बता देते ना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। क्योंकि 7 पीस में से 5 पीस और 7 पीस में से ही 9 पीस, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 5/7 एंड 9/11, मतलब 7 पीस में से 5 पीस और 11 पीस में से 9 पीस। तो अब इसको कैसे हम बराबर करते हैं, देखो अगर हम इन जनरल 6 7 8 या जो भी हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि 5/7 और 9/11 का एलसीएम लेते हैं, और वो एलसीएम हो जाता है 77, है ना। तो 7 इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, और इसको 7 में 63 हो जाएगा। इस तरह से तो हम यहाँ पे बता पाएंगे कि भैया कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है, मतलब 55 बड़ा है कि 63 बड़ा है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि 55 छोटा है, तो मतलब ये वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा और ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हम कंपटीशन में किस तरह कर सकते हैं कि अगर सपोज 5/7 लिखा है और 9/11 लिखा है तो हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो तब 11 पंजे 55 हो गया और 7 में 63 हो गया। देखो वही रिजल्ट यहाँ पे आ गया, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 55 इज़ लेस देन 63, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये वाला फ्रैक्शन छोटा होगा और ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। देखो इसको एक तरीके से और भी किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है ना। मतलब 7 में से अगर मैंने 5 घटाया तो 2 आ रहा है, और ऐसे ही 11 में से 9 को घटाएंगे, 11 में से 9 को घटाएंगे तब भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो जब कभी ऐसा हो कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर का अंतर आता हो, तब जो छोटा मतलब जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वो छोटा ही हो जाएगा और जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा ही हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल देंगे कि जो 5/7 होगा वो हमेशा क्या होगा 9/11 के से क्या होगा छोटा होगा। क्यों?
क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस लगभग सेम था। जैसे कि मैं एक सवाल लिखूं कि 11/13, 17/19 और 23/25 में बताओ कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि 13 में से अगर मैं 11 घटाऊँ तब भी 2 आ रहा है, 19 में से 17 घटाऊँ तब भी 2 आ रहा है, और 25 में से 23 को घटाया तब भी 2 आ रहा है। मीन्स अगर हर जगह ये डिफरेंस बराबर ही आ रहा है, ऐसे 19 में से 17 घटाऊँ तब भी 2 आ रहा है, 25 में से 23 घटाऊँ तब भी 2 आ रहा है, तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पे कि 11/13 छोटा होगा 17/19 से, और फिर छोटा होगा 23/25 से। तो एक बार ज़रूर चेक कर लें कि क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली बराबर है या नहीं है। ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और आती है, देखो उसको भी हम, कंपेयर की प्रॉब्लम तो आप समझ गए कि कंपेरिजन कैसे करते हैं हम एग्ज़ाम में, मतलब छोटी क्लासों में हम कैसे करते हैं, और जब हम कंपटीशन में आते हैं तब हमें किस तरह से सोचना चाहिए। मतलब हमें एलसीएम लेना नहीं, यहाँ तो चलो एलसीएम सरल था, लेकिन कहीं पे क्या होता है कि एलसीएम लेना ही मुश्किल हो जाता है, आपका एलसीएम लेने में ही टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो वहाँ पे तो आपको 30 सेकंड में सवाल करना है, तो आप कैसे करोगे, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और कभी कभार मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो कि क्या कोई शॉर्ट तरीका है निकालने का, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक टाइप की सी होगी। देखो एक और हम लेते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि इनका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे तो आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है, लेकिन फ्रैक्शन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे इसका एलसीएम एचसीएफ निकलता है। तो सपोज मैंने बोल दिया कि 2/3 और 8/9 और 16/81 का आप एलसीएम निकालो, ठीक है, या एचसीएफ निकालो। तो एक चीज़ भाई आपको याद रखनी है कि अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपको ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम निकालना है और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है। और अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वाले नंबरों का आप एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाले नंबरों का आप एलसीएम निकालोगे। बस इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है ना। तो कंपटीशन में ये और आसान हो जाएगा। देखो कैसे, कि अगर यहाँ पे मैं एलसीएम निकालने के लिए बोलूँ, एलसीएम ऑफ इसका, तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 16 का मुझे एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख पा रहा है कि 2, 8 और 16 का एलसीएम 16 ही हुआ, है ना, 16 ही हुआ। आप समझ रहे हो ना क्यों ऐसा होता है। एलसीएम क्या होता है, जिसमें गिवन नंबरों का डिवाइड हम कर सकते हैं, जैसे कि हम 2 का डिवाइड इसमें कर सकते हैं, 8 का डिवाइड भी इसमें कर सकते हैं, और 16 का डिवाइड भी इसमें कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसमें गिवन नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 16 बड़ा नंबर है, और उसमें 2 का डिवाइड भी होता है, और 8 का डिवाइड भी होता है, और 16 का डिवाइड 16 में भी होता है, इसलिए उसका एलसीएम हमें 16 ले लिया। इसी तरह से अब नीचे वालों को हमें एचसीएफ निकालना, क्योंकि जब भी हमें एलसीएम निकालना है तो जो न्यूमरेटर नंबर्स होते हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, और जो डिनोमिनेटर के नंबर होते हैं उनका हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो देखो इसका एचसीएफ निकाल देते हैं हम, 3, 9 और 81 का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ठीक है, एचसीएफ होगा क्या इनका, 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जिससे गिवन नंबरों को हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 3 का डिवाइड 81 में भी कर सकते हैं, 3 का डिवाइड हम 9 में भी कर सकते हैं, और 3 का डिवाइड हम 3 में भी कर सकते हैं। तो 3 हो गया। तो देयरफॉर जो फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब इनका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इक्वल हो जाएगा 16/3, है ना। 16 यहाँ पे आया, अपॉन 3। मतलब इस तरह से आपको करना है कि ऊपर वाले नंबरों का आपको एलसीएम लेना है और नीचे वाले नंबरों का आपको एचसीएफ लेना है। तो जो एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए है। अब ऐसे ही अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो अब उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाले नंबरों का आपको एचसीएफ लेना है और नीचे वाले नंबरों का आपको एलसीएम लेना होगा। तो देखो अगर मैं ऊपर वाले नंबरों का अब एचसीएफ लूँ और नीचे वालों का एलसीएम लूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इन नंबरों का एचसीएफ लेता हूँ तो 2, 8 और 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2, है ना। 2,
8 और 16 का जो HCF होगा वो होगा 2, और नीचे 3, 9 और 81 का LCM होगा 81, है ना, क्योंकि 3 का डिवाइड भी उसका होता है और 9 का भी होता है और 81 का तो होता ही है। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन, जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो इन नंबरों का, इसका और HCF जो जाएगा वो जाएगा 2/81। तो इस तरह से LCM और HCF लेते हैं हम फ्रैक्शन का, है ना, LCM और HCF ऑफ फ्रैक्शन। चलो एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज के बारे में, क्योंकि देखो फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो परसेंटेज के फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं और फ्रैक्शन के परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि सपोज दैट मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, और अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मुझे जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स अब जो हो जाएगा ये हो जाएगा 50%। इसी तरह से 1/3 को भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 33.33, है ना, या 33 राइट। 2/3 भी मैं 1/3 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं 1/4 को करता हूँ, 1/4 इंटू 100, तो मैं इसको 25% लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से 1/5 इंटू 100, तो मैं इसको 20% लिख सकता हूँ। इसी तरह से 1/6 इंटू 100, तो मैं इसको 16 राइट 2/3% लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही 1/7 को अगर मैं करूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं 14.28, ये होता है 14। ये आपको याद करना होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ये याद भी करना है 1/7 इंटू 100, ताकि एग्ज़ाम में या कंपटीशन में आप बिना कैलकुलेशन के इसको आराम से कर पाओ। और ऐसे ही 1/8 जो होता है वो होता है 12.5%, और 1/9 जो होता है वो होता है 11.11%। ऐसे ही 1/12 होता है 8.33%, ठीक है ना। 1/8, 1/9, हाँ 1/11 लिखा मैंने ना, तो 1/11 भी लिख देते हैं। 1/11 होता है 9.09%, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ परसेंटेज याद करने होंगे। अब सपोज दैट कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया इस तरह से, देखो एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%, है ना, कि अगर शुगर का प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया, ठीक। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर राइज 25%, बाय हाउ मच मस्ट अ हाउसवाइफ रिड्यूस कंजम्पशन टू कीप एक्सपेंडिचर द सेम। मतलब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि अगर शुगर का प्राइस, मतलब चीनी का दाम जो है वो 25% बढ़ा दिया किसी ने, ठीक, जैसे कीमत बढ़ जाती है तो भाई उस कीमत में 25% की अगर बढ़ोतरी हो गई तो एक हाउसवाइफ को अपने खर्चे में कितनी कटौती करनी पड़ेगी ताकि जो है उसका कंजम्पशन ना बढ़े, मतलब उसके घर का बजट ना बिगड़े। उसका बजट वही रहना चाहिए जो कीमत बढ़ने से पहले था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि शुगर का जो रेट है, जो शुगर का रेट है वो इंक्रीज़ हो गया 25% से, बढ़ गया, ठीक है। अब जो हाउस एक्सपेंडिचर है वो कितना हमें कम करना पड़ेगा ताकि जो हमारा बजट है, मतलब जैसे हम पहले 100 रुपये की चीनी खाते थे तो अब भी हम 100 रुपये की ही चीनी खाएंगे, तो हमें चीनी को कितना कम लेना पड़ेगा ताकि हमारा घर का बजट ना बिगड़े। बोलने का मतलब समझ रहे हो ना। तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन देखूं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि भाई 25% जो है वो 1/4 के बराबर होता है ना। 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। सो 25%, अभी तो मैंने बोला था ना कि 1/4 के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे इस 1/4 पे नज़र रखनी है, ठीक है ना। ऐसे सवालों को करने के लिए क्या होता है,
ये 1/4 पे नज़र रखो। तो अब 1 यहाँ है और 4 नीचे है, ठीक। तो क्यों ना हम शुगर का पहला वाला प्राइस 4 ही मान लें। समझ रहे हो ना मेरी बात को। आपको फ्रैक्शन को देखना है, मतलब अगर ये वहाँ पे 1/8 आता, कोई ये बोलता आपको कि भाई शुगर के प्राइस में 12.5% का प्रॉफिट मतलब इंक्रीज़ हो गया है, तो आप 1/8 फ्रैक्शन लेते। या कोई ये बोलता कि 20% का इंक्रीज़ हो गया, तो आप 1/5 लेते। तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा वही आपको इनिशियली शुगर का प्राइस मान देना है। समझ रहे हो ना बात को। तो सपोज ये समझ लो कि 4 रुपये किलो, 4 रुपीज़ केजी जो है पर केजी हमें शुगर मिल रही थी। समझ रहे हो। अब पहले मिल रही थी, ये कब था, जब रेट नहीं बढ़ा था। अब रेट में कितना परसेंट का बढ़ोतरी हो गई, 25%, मतलब 1/4 बढ़ गया। तो भाई 4 रुपये रहा होगा, तो 4 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1 रुपये बढ़ गया। मतलब 4 से ये कट गया ना, 4 रुपये मैंने शुगर का रेट वो माना था, तो इसका मतलब 1 रुपये बढ़ गया। मीन्स 4 का 5 हो गया, है ना। पहले 4 रुपये था और अब 5 रुपये हो गया शुगर का प्राइस जो है। तो अब एक हाउसवाइफ को अपने जो शुगर कंजप्शन में कितनी कटौती करनी पड़ेगी ताकि उसको वो शुगर 4 रुपये का ही पड़े, मतलब उसका बजट 4 रुपये से ऊपर नहीं है। अभी क्या है, वो 5 रुपये की शुगर नहीं खरीद सकती, 4 रुपये की उसने शुरू में ली थी, तो अब वो 5 रुपये की नहीं लेना चाहती। वो बोलता नहीं, मुझे 4 की ही शुगर खानी है, इसका मतलब है मुझे 1 किलो से कम लेना पड़ेगा। तो उसको कितना कम लेना पड़ेगा, आपको ये निकालना था इस सवाल में। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि शुगर की प्राइस में अगर 25% की वृद्धि हो गई, बढ़ गया, तो एक हाउसवाइफ को अपने कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा ताकि जो वो शुगर खरीदे उतने ही रुपए की खरीदे जितना कि वो पहले खरीदती थी। क्लियर है। अच्छा, तो अब 4 रुपये से 5 रुपये रेट हो गया, 4 से 5 रेट हो गया, ठीक है। तो अब हमें तो 5 रुपये का रेट नहीं करना है ना, हमें तो क्या करना है, 4 रुपये के रेट पे जाना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि 5 रुपये का अब 1 केजी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 रुपये का कितना मिलेगा, 1/5 केजी मिलेगा ना भाई। जब 5 रुपये में 1 किलो, तो 1 रुपये में 1/5 केजी मिलेगा, ठीक। और बढ़ोतरी कितनी की हुई थी, 1 ही रुपये की तो हुई थी, है ना। तो 1/5 केजी उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1/5 कितने के बराबर हो गया, 20% के बराबर हो गया। 5 का अगर आप 100 में दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 जो है 20 बार जाएगा, 20×5 होता है। तो 20% की कटौती करनी पड़ेगी उसको अपने चीनी के कंजप्शन में। मतलब समझ रहे हो कि कोई अगर 1 किलो, अब मैं तुम्हें ज़रा इसको डिटेल समझाता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए मेरी, ठीक है। अब हम जैसे स्कूल में कैसे करते थे कि भाई हम बोल रहे कि चलो इनिशियल अमाउंट 100 रुपये है, माना 100 रुपये की चीनी आ रही है, तो अब 100 रुपये के हिसाब, अब 25% की बढ़ोतरी हो गई, तो कितना हो जाएगा चीनी का, अब 125 रुपये की चीनी आएगी, है ना भाई। 25% बढ़ गया ना, मतलब 100 पे 25 रुपये बढ़ गए, तो अब 125 की चीनी आएगी। अब अगर 125 की चीनी आएगी लेकिन मेरे पास तो 100 ही रुपये हैं खरीदने के लिए, तो अब मुझे चीनी कम लेनी पड़ेगी ना। तो भाई अब ये लगा लो कि अगर 125 में 1 किलो चीनी आ रही है, तो 1 रुपये में कितनी आएगी, कितनी आएगी 1 रुपये में, ये आएगी 1/125, इतना केजी, इतना केजी। अब क्योंकि 25 रुपये हमारा बढ़े हैं, तो 25 रुपये में कितनी आएगी, 25 में आएगी 25/125, तो ये कटेगा, तो ये कितना आएगा, 1/5। मीन्स कि 25 रुपये की चीनी हमें छोड़नी पड़ेगी, तभी तो हमारा बजट 100 रुपये का आएगा। तो मतलब हमें 1/5 हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। अब अगर मैं 1/5 हिस्सा छोड़ूंगा तो वो 1 का कितना परसेंटेज हुआ, 1 का 1/5 20% होता है भाई। यहाँ पे
पहले तो 100 था ना, अब मुझे 100 ही रुपये का खरीदना है, 125 का नहीं खरीद सकता मैं। तो मुझे 25 रुपये छोड़ने हैं, मतलब मुझे 1/5 पार्ट 200 ग्राम चीनी कम से कम छोड़नी पड़ेगी, तो मुझे 800 ग्राम चीनी लेनी पड़ेगी, तभी तो मेरा जो बजट है उतना ही रहेगा। समझ रहे हो? तो शॉर्ट ट्रिक समझे आप कौन यहाँ पे? तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या था कि अगर आपको दे रखा है 25% की इंक्रीमेंट हो गया, तो आपको 1/4 मतलब आपको इनिशियल अमाउंट 4 रुपये मानना है। अगर आपको ये बोला जाएगा कि भाई 20% की जो है उसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो आपको इनिशियल अमाउंट कितना मानना है? 5 रुपये। और अगर आपको बोला जाएगा 16 राइट 2/3% का इंक्रीमेंट हो, तो आपको इनिशियल अमाउंट 6 रुपये मानना है। ठीक है ना? क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ये आगे जाए। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 4 रुपये माना, तो 4 रुपये जब जैसे ही हम मानेंगे, जब हम 25% को 1/4 लिखेंगे तो वो 1 ही रुपये बढ़ेगा। तो हमेशा एक ही बढ़ता है। जैसे आप 5 मानोगे और यहाँ पे आप 20% मतलब 1/5 से, तो 5 का 6 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा। तो हमेशा हमें फिर 1 पे निकालना होगा और हमें हमारा सवाल आसानी से निकल जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 25%, तो 25% के लिए आप 1/4 मानोगे। तो 1/4 मानोगे मीन्स शुगर का जो इनिशियल प्राइस है वो आपको 4 रुपये लेना है। अब 4 रुपये पे आप 4 रुपये का 1/4 करोगे, 1 रुपये मतलब 1 रुपये बढ़ गया, तो अब पहले 5 रुपये हो गया। अब एक को 5 रुपये से 4 रुपये पे कैसे करेंगे? उल्टा करना है। अब हमें 5 रुपये से 4 रुपये पे करना है, तो कैसे होगा? 5 का 1 किलो, 1 का 1/5। अब 1/5 हमें छोड़, क्योंकि हमें 1 रुपये बढ़ाया था तो वही हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बढ़ा हुआ रेट है, हमें तो 4 ही रुपये है ना हमारे पास। अब 5 रुपये का अगर 1 किलो है तो 1 रुपये का 1/5 किलो हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमें 1 किलो में 1/5 हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम 4 रुपये की चीनी लेंगे। अब अगर 1/5 हिस्सा कितना हुआ? 20%, तो हमें 20% छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, कंपटीशन में इस तरह के भी एक सवाल आता है, देखो इसे लिख देगा, सिंप्लीफाई 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1/3। देखो अब इस सवाल में आप देख रहे हो ना कि पहले तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ जाना पड़ेगा, फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे में टाइम कंज्यूमिंग है, और वहाँ पे तो आपको इसको 30 सेकंड में निकालना है। कंपटीशन में 30 सेकंड में निकालना होता है। तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे, इसका एक सबसे अच्छा तरीका समझाता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले लास्ट देखो 1 और 3 है, तो आप इसको लिख लो यार ऐसे 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, 1 और 3। अब आप इसको ऐड कर दो, तो क्या आया आपके पास? नेक्स्ट नंबर 4 आया। तो अब आपके 3 नंबर हो गए 1, 3 एंड 4। ठीक, लॉजिक मैं अभी समझाऊंगा कि मैंने कैसे इसको कर रहा हूँ। 1, 3, 4। अब 3 में फिर से 4 जोड़ दो, तो कितना आएगा? 7। तो अब हमारे पास 4 नंबर हो गए, 1, 3, 4 और 7। फिर से हमने 4 में 7 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 11। तो हो गया 1, 3, 4, 7 और 11। ठीक, अब जो ये लास्ट वाला है ना, बस इसको हमें पकड़ लेना है, ये जो लास्ट वाला है। और आंसर में लिख सकता हूँ इसका 11/7। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है आपने, मतलब 1, 3, 4, 1, 3 से। यहाँ पे देखो, अगर हम इस सवाल को स्कूली जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं उस तरह से कर रहे होते हैं, मैंने कंपटीशन के तरीके से ना कर रहे होते, ये कंपटीशन में आपको ऐसा सोचना है। ये इसको आप अपने माइंड में भी सोच सकते हैं। जैसे कि आप इसको देखेंगे 1 और 3 है, तो 1, 3। अब इसे आप स्कूल में कैसे करते थे कि भाई 1 + 1/3 है, तो आप 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम लोगे। 3 का आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, 3 में फिर एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4/3 आएगा, 4/3 आएगा। और जैसे यहाँ पे 4/3 आएगा, 1 के चक्कर में वो उल्टा हो जाएगा, वो 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब मैं यहाँ से स्टेप में यहाँ पे जब मैं पहुँचूंगा, चलो इसको कर ही लेते हैं ना, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखो 1 + 1/3
1 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे 4/3। देखो इसको जोड़ो तो 3 1 जा 3 + 1 4/3। अब ये 1 है तो ये 3 जाएगा ऊपर, ये 3 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/1 + 3/4। अब यहाँ पे 3/4 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3 तो ऊपर चला गया और 4 नीचे। अब देखो 4 × 1, 4 × 1 4, 4 + 3 7/4। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 + 1/7/4, और ये फिर 4 ऊपर जाएगा, फिर जाएगा 4 ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 4/7। अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो 7 1 7 + 1, ये क्या जाएगा 7 + 4/7, दैट इज 11/7। तो अब आप देख रहे हो कि ये आंसर सेम है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या लगाई है, अब मैं वो समझाता हूँ। देखो ये मैंने आपको डिटेल वाइज से समझा दिया। अब ट्रिक ये है ना कि आपको ये नंबर और ये नंबर देखने, और यहाँ पे देखने कितने प्लस हैं, 1 2 3, तो 3 ही स्टेप फॉलो करने, 1 2 और जो है देखो एक तो ये इनिशियल हो ही गया, एक 3 बार हम प्लस कर रहे हैं ना यहाँ पे, 1 2 और 3, लास्ट में तो हम आंसर बता दे रहे हैं, तो 3 बार हमें प्लस करना। देखो 1 2 और 3, 1 और 3 को ऐड किया तो 4 आ गया, और फिर 1 3 4, आपके पास 1 3 4 नंबर हो गए, लास्ट के 2 नंबरों को ऐड कर दिया, 3 + 4 फिर 7 आ गया, फिर अब 1 3 4 7, फिर लास्ट के 2 नंबरों को ऐड कर दिया तो 11 आ गया। अब 1 3 4 7 11, तो जो लास्ट में जो बचेगा ना वो एक न्यूमरेटर हो जाएगा और एक हो जाएगा डिनोमिनेटर। बस इतनी सी ट्रिक है यहाँ पे, और चाहो तो आप इस तरह से समझ सकते हो, तो जो आपको अच्छा लगता है आप उससे करते हो। लेकिन कंपटीशन में ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि वहाँ पे तो 30 सेकंड में आपको जवाब देना है ना। अब 30 सेकंड में जवाब देना है तो उतना ही फास्ट कैलकुलेशन भी आपको चाहिए होगा, तो ये ज़्यादा आसान होगा। इसको आप माइंड में भी कर सकते हो, आपको बस नंबर देते जाने, 1 + 3 4 हो गया, 4 + 1 हो गया 7, 7 + 4 हो गया 11, बस, और 7 11, तो आपका आ जाएगा 11/7। बहुत शानदार और बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। चलो एक और सवाल करते हैं, ज़रा अच्छा सवाल। अब देखो एक सवाल है, 11 राइट 2/3 + 19 राइट 1/4 -5 राइट 1/2। अब इसको फटाफट सॉल्व करना है। अब अगर सपोज स्कूल में बात हो, चलो यार 5 मिनट लगते हैं या 4 मिनट लगते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन की बात है तो वहाँ तो आपको बिल्कुल क्विक सॉल्यूशन चाहिए। तो स्कूल में हम कैसे करते हैं कि इनको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 11 × 3 करते हैं, फिर 2 जोड़ते हैं, है ना, 33, और +2 35/3, फिर ऐसे ही 4 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 जोड़ते हैं, तब इस तरह करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर 1 जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, एलसीएम लेते हैं, ये करते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस चीज़ को आपको जोड़ना है तो पहले आप सिर्फ नंबर्स को जोड़ लो, है ना। नंबर क्या हो गए, 11 + 19 और -5, तो इनको जोड़ के आएगा 11 9, मतलब ये आ गया आपका 25, ठीक है, 25 आ गया। अब क्या बच गया, अगले टर्म में आपको 2/3 + 1/4 और -1/2 को सॉल्व करना है, क्योंकि अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो अब इनका एलसीएम तो आपको पता ही है कि बहुत आसानी से हम 12 ले सकते हैं, 3 चौको 12, 6 दूने 12, है ना, 12। तो अब 3 का टेबल बोलेंगे 4, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा -2 6 जा। अब 8 और 3 11, 11 में से 5 ये 6 गया, तो 5/12, बस सिंपल लिख दो, 25 राइट 5/12, आंसर हो गया। ना तो हमने इसका कोई एलसीएम लिया, ना ही कोई जो है प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला, आराम से हो गया। मतलब आपको सबसे पहले ये नंबर उठाए और उसके बाद फिर आपको ऐसे नंबर उठाए और सिंपल सॉल्व कर लिया, फिर बाद में दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप देख भी सकते हो इसको डिटेल वीडियो, मतलब डिटेल
इसका वीडियो बोलता हूँ मैं, डिटेल इसको सॉल्व करके देखो कि डिटेल से कितना आ रहा है। मतलब आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 जोड़ो, कोई बात नहीं, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आप जानोगे कि ये तरीका उस तरीके से कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ 100 माइनस 4/7। ठीक है ना। अब कई बच्चे इसमें घबरा जाएंगे, यार क्या वो कैसे करेंगे, बशर्ते बहुत आसान सवाल लिखा है मैंने। कोई मतलब कई ये बोल रहे होंगे यार ये सर क्या घबराना क्या हुआ, है ना। बट क्या है कि जब मैंने बहुत आसान सवाल लिखा है, अभी मैं इससे एक टफ सवाल भी लिखता हूँ। तो पहले देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको कि क्योंकि आप माइनस कर रहे हो और ये फ्रैक्शन 1 से कम है, कितने से कम है, 4/7, मतलब कैसे फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको हमेशा पहले 100 में से 1 को माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा 99। और अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है, 7 में से 4 घटाओ 3, है ना। मतलब 7 में से 4 घटाओ तो कितना आएगा 3 आएगा। तो बस अब हो गया ये 99 हो गया, और यहाँ हो गया 3 और नीचे हो गया 7। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, सिंपल सा है। 99 100 में से 1 घटाया तो 99। क्यों क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पे माइनस साइन है देखो, और ये 1 से छोटा है ये वाला, तो हम क्या करेंगे पहले इसमें 1 घटा लिया तो 99 हो गया, और उसके बाद हमने इसका डिफरेंस 7 में से 4 3/7। चाहे तो इसको आप सॉल्व भी कर लो। देखो इसको अब मैं डिटेल से सॉल्व करता हूँ, तो अगर ये क्या हो जाएगा, पहले हम इसको 700 हो जाएगा, 700 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 694/7। अब 694/7 करोगे तो ये चीज़ आएगी। देख लो, करके देख लो एक बार। ठीक है, सॉल्व करके देख लो। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल सा चीज़ लिखता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए कि जो बात अभी आप हंसी में उड़ा रहे थे वो बात, ये देखो अब मैंने लिख दिया ये। ठीक है, तो अब तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपके पास ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है। क्या घटाओगे आप इनमें से, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले 45 में से 12 को ही माइनस कर दो तो कितना आएगा 33। अब इस सवाल को इस तरह से और लिख दो, 33 माइनस 3/11। अब ये ऐसे ही बन गया जैसे ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 33 में से 1 को लेस करोगे तो कितना आएगा, 33 में से 1 को लेस किया तो कितना आया 32 आया, और 11 में से 3 घटाओगे तो 8 आएगा, 11 में से 3 घटाओगे तो 8 आएगा। तो अब इसको लिख देंगे हम 32 राइट कितना 8/11। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़, देखो कितना आसानी से आप इसको आप निकाल पा रहे हो। नहीं तो आप क्या करते हैं, पहले इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, फिर माइनस करते, फिर एलसीएम लेते, फिर डिवाइड करते। सबसे अच्छा तरीका इस तरह से हो जाता है। ठीक है ना। तो अच्छा हाँ, अभी कंपेयर में ना कई बच्चे बोल रहे होंगे सर वो तो कंपेयर तो आपने छोटे छोटे सवाल किए, तो कंपेरिजन में तो आपने बहुत छोटे सवाल कर दिए। तो थोड़ा सा एक सवाल ऐसा होना चाहिए जो कि मज़ेदार हो जाए, बढ़िया हो जाए, है ना। चलो लिखते हैं एक सवाल ऐसा, कंपेयर करो 23/28, ठीक है, और 31/37। इसको कंपेयर करना है कि अब बताना है, क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भी टफ है, मतलब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना भी टफ है, और ये 30 सेकंड में नहीं हो पाएगा ऐसे में। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इनका डिफरेंस निकालो, क्योंकि हम डिफरेंस भी चेक करते थे ना, उसमें हमने डिफरेंस भी चेक किया था। मतलब या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें फटाफट और तब देखें कौन सा आ रहा है, तो वो आपको टफ पड़ेगा, क्योंकि आपको 23 का पहाड़ा नहीं आता, 37 का टेबल नहीं आता, या 28 का टेबल नहीं आता और 31 का टेबल नहीं आता। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने की भूल तो बिल्कुल नहीं करोगे, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में अक्सर चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। अच्छा, तो अब क्या अपनाएंगे, एक काम करो, 28 में से 23 घटाओ, कितना आया 5 आया, और 37 में से 31 को माइनस करो तो कितना आया 6 आया। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आया 30 आया। ये तो आप कर सकते हो ना कि इसको सो घटाया, भाई इसका डिफरेंस कुछ और आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है। अब तो ये भी नहीं बोलोगे कि सर इन दोनों का डिफरेंस सेम था, तो आपने सेम वाला नियम फटाफट कर दिया।
जो छोटा था वो छोटा बताया। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम होता तो ये नंबर छोटा हो जाता और ये नंबर बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। जिनका डिफरेंस 5 आ रहा है, इनका डिफरेंस 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब इस 5 का पहाड़ा बोलना है 30 तक। कितनी बार गया? 6 बार गया ना। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। किस वाले को? 23 को। 23 इंटू 6 करो, कितना है? ये आएगा 3 6 मतलब ये आएगा 138। ठीक है, और 6 का इस बार इसमें करो तो 5 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी को? 31 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 155। अब बताओ भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये छोटा, ये बड़ा, तो ये वाला छोटा। कौन सा छोटा? 23/28 छोटा हो गया 31/37 से। देखो ऐसे निकलता है। जब डिफरेंस कुछ और हो तब एलसीएम ले लेना है, और इसका मतलब एलसीएम नहीं भी लोगे तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर मतलब जो दूसरा डिफरेंस आएगा उसको पहले से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो पहला डिफरेंस आएगा उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, एलसीएम अगर नहीं भी लोगे तो। हाँ, लेकिन अगर 3 होंगे, 3 ऐसे फ्रैक्शन आ जाएंगे तब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि तब आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है ना, माना 3 फ्रैक्शन हो जाए यहाँ पे और तब आपको बोला जाए तो तब तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। एक और सवाल करते हैं अच्छा सा मज़ेदार। हाँ भाई बच्चों, एक सवाल लिखा है मैंने, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 और प्लस 1/99 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है भाई, और फटाफट करना है, 30 सेकंड में करना है। कैसे करोगे? है ना थोड़ा सा टफ सवाल। नहीं तो फिर आपको क्या करना, अभी तो यहाँ पे नंबर तो छोटे छोटे हैं ना, 1 2 2 3 3 4, तो चलो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, फटाफट। लेकिन फिर भी यार मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी तो भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब इसका एलसीएम ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा, ये 1/9900 हो जाएगा। तो क्या तब एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा? और एलसीएम लेके तब क्या महाभारत नहीं हो जाएगी पूरी तरह से? है ना। इसका एक तरीका बताऊं, बहुत आसान तरीका है। देखो, ये 2 और 1, 3 और 4 एंड 4 एंड 3, इनका यार डिफरेंस ले लो। कितना हुआ यहाँ डिफरेंस? देखो कितना आया डिफरेंस? 1 आया ना सबका डिफरेंस। इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया। देखा जाए तो इसका भी 1 आएगा। ठीक है, 1 ही तो आएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो डिफरेंस आएगा 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया था? 1। और पहला नंबर 1/1, पहला वाला, और इसमें से लास्ट वाला आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। मतलब 1/100 इसमें माइनस कर देना है। मतलब पहला और लास्ट, पहला और लास्ट, बस सिंपल इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1/1 1 हुआ, और 1/1 से आप 1/100 को क्या करोगे? माइनस करने की कोशिश करोगे। तो भाई ये 1 हुआ और ये 1 माइनस 1/100 हुआ। अब ये मत समझना कि सर ये तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि जो नंबर जितना डिनोमिनेटर में बड़ा होता है उतना ही वो नंबर छोटा हो जाता है। तो ये देखो, इसके डिनोमिनेटर में 100 है तो ये छोटा हो गया, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये बड़ा नंबर है। अब मतलब बड़ा, देखो यहाँ से बड़ा ही लग रहा है ना। अब तो देखो 1 माइनस 1/100 कितना हो जाएगा आंसर? 99 अपॉन कितना? 99/100। बस यही इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, एलसीएम लेके देख लेना, और 2 लाइन में आपको आंसर मिल गया। समझ रहे हो? चलो एक और। ओके, एक और। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो डिफरेंस 1 था तो आपने फटाफट कर लिया। चलो एक और ऐसे करते हैं, अब डिफरेंस ज़रा कुछ और करते हैं। लो अब टफ देता हूँ ना। ठीक है, तो
तब बात समझ में आने वाली है कि अब होगा क्या। ये लो भाई, अब तो नहीं है डिफरेंस 1, है ना। चलो अब डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 7 माइनस 3 तो 4 आया, 11 माइनस 7 तो भी 4 आया, 15 माइनस 11 तो भी 4 आएगा, और 19 माइनस 15 तो भी 4 आएगा। तो डिफरेंस तो क्या हो गया, 1/4। और पहला नंबर क्या हो गया, 1/3, और दूसरा क्या हो गया, 1/19। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, इसका और इसका एलसीएम होगा 57, 19 3 जा, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा 19 माइनस 3 यानी कि 16, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 16/57। ये 4 बार कटेगा और आंसर भी हो जाएगा 4/57। ये लो जी आंसर। समझ रहे हो ना बात को। तो ऐसे सवाल अगर कंपटीशन में पूछे जाते हैं या कभी मैथ ओलंपियाड में पूछे जाते हैं तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक सवाल लिखा है मैंने, 0.57 रिपीट हो रहा है। ऐसे सवाल आपने क्लास 9th में भी किए हैं, पता है कब, जब आप रैशनल नंबर पढ़ते थे और इसमें रिपीटिंग डेसिमल आता है, तो रिपीटिंग डेसिमल को आप कैसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो ये आपको बताना है, मतलब P/Q की फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक, क्लास 9 में भी पढ़ा है आपने, लेकिन यार वहाँ पे आपको बहुत लेंथी प्रोसेस करना पड़ता है ना। ऐसे कुछ करना पड़ता है, देखो कि पहले आप x लेते हो, x को आप मानते हो 0.57 बार, ऐसे करते हो। फिर जितने बार होते हैं उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे करते हैं ना। ये मतलब इसको लिख लेते हैं आप कितना, क्योंकि 5757 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे आप कुछ इससे लिखते हो और फिर प्लस करके x मान के लिखते हो और फिर x को इधर लाते हो और तब सॉल्व करते हो, है ना। तो बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। मतलब आप क्या करते हो पता है कि 100x यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 57.57 ऐसे करके, और फिर बार हो जाता है, उसमें लग के जाता है, बार लग जाता है। ठीक, और फिर से इसको जब आप तोड़ते हो तो इसको लिखते हो आप 57.0 प्लस 0.57 बार, और तब इसको भी x बोल देते हो और इस x को इधर ले आते हो तो ये हो जाएगा 99x, और तब आप कर देते हो 57 ऐसा, क्योंकि ये वाला x हो गया, इसको इधर ले आए तो ये कर देंगे, और तब आप x निकालते हो, फटाफट लिखते हो 57/99, आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो करते हो ना। तो चलो यहाँ तो मैंने आंसर बता दिया आपको कि भाई इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट मेथड से कैसे करोगे, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं इसको, जितने बार हैं उतने 99 कर रहे हैं, जितने बार होते हैं उतने 99। तो कितने बार थे, 2 बार थे, तो 2 बार में क्या है हमने 99 कर दिया, तो भाई 57 ये हो गया और अपॉन 99 लिखते तो ये आंसर हो जाता। तो ये शॉर्टकट तो ये है। ठीक, अब एक और लिखते हैं। ये तो मैंने चलो सॉल्व ट्रेडिशनल मेथड से कर दिया है ना, जैसे हम करते ही थे। अब मैं अगर ये लिख दूं 0.4373737 डॉट 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 इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखो 37 रिपीट हो रहा है और 4 भी है, ध्यान रखना यहाँ पे, मतलब यहाँ 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो तब इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप 0.437 बार, ऐसे लिखोगे। बस सिंपल सी बात है कि 437 लिखा है आपने, ये आपको पूरा नंबर लिखना है पहले 437, और इसमें जिस पे बार नहीं है उसको इसमें से घटा देना है। ठीक है, और जितने बार लगे हैं उतने 99 लिखने हैं, और जितना खाली नंबर है उतना 0 लगाना है। समझ में आया, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो। जितने बार लगे हुए हैं
मतलब 437 लिखा, 437। इसमें से बिना बार वाला नंबर घटा देना है, और जितने बार लगे हुए हैं उतने 99 लिखने हैं अपॉन में, और जितना विदाउट बार है उतना 0 लिखना है। ठीक है, तो अब 437 में से 4 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 433 अपॉन 990 आंसर। अब बताओ भाई, ये आंसर आसानी से निकला कि ये आंसर आसानी से निकला? कौन सा आसानी से निकला? ये होता है ट्रिक। ठीक है ना, जो फटाफट आंसर देता है, फटाफट। तो देख रहे हो आप, फ्रैक्शन में कितने सवाल ऐसे आते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक सवाल आपके लिए होमवर्क देते हैं, है ना, देखते हैं कि आप उस सवाल को किस तरह से ट्रीट करते हो। अगर नहीं तो कमेंट में इसका जवाब देना, और मान लेते हैं कि अगर आपने कमेंट में जवाब गलत दिया और फिर मुझसे पूछा तो मैं आपको इसको किसी और वीडियो में कभी बताऊंगा। ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है, पर फिर भी मैं आपको लिख के देता हूँ। तो क्वेश्चन नोट करो। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी increases 10% on first year, then decreases 20% on next year, and then increases 25% on थर्ड ईयर। मतलब पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% गिर गई, तीसरे साल फिर 25% बढ़ गई। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उस सिटी की जो पॉपुलेशन होगी वो कितना परसेंट इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। समझ रहे हो ना? तो बेटा इस सवाल को आप कमेंट में ज़रूर आंसर दो, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो शेयर करो। आज आपने देखा कि फ्रैक्शन जो कि हमें कभी बहुत छोटा नज़र आता था, कभी कभार वो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इनकेस अगर हमने उसको कभी ढंग से ना सीखा हो तो। ठीक है ना, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम बीच बीच में आपके लिए लाते हैं ताकि आपके बेसिक भी क्लियर हो। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैथ जो होती है ना, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप हायर सवाल या कंपटीशन में, जैसे एसएससी हो गया या बैंक पीओ हो गया, सीजीएल हो गया और रेलवे हो गया, ऐसी जगह में ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आप इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आर.एस. अग्रवाल से आप इसको कर सकते हो, और जो कि अर्थमेटिक की जो बुक होती है। मेनली क्या होता है ना कि जब तक आप कंपटीशन के लायक नहीं बनोगे, कोई नहीं पूछेगा आपको, इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलो, कंपटीशन वाली बात ही नहीं है, मैथ ओलंपियाड में भी आप जाते हो तो यार कुछ ना कुछ अपने फन के लिए ही थोड़ा मैथ सीखो, है ना। ज़रूरी नहीं कि कोई मतलब एसएससी में ही जाएगा या बैंक में ही जाएगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आना चाहिए ना आपको ये सब जो ये चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें सीखो ताकि आगे भविष्य में काम आए। और चलो ठीक है, हमारा कंपटीशन में नहीं भी होगा तो आगे यार अपना डेली लाइफ में तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। फटाफट कैलकुलेशन करना, है ना, आंख मूंद करके बता देना कि इस तरह से। वैदिक मैथ सीखो, वैदिक मैथ के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें लगते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के फॉर्मूले अलग होते हैं, डिवाइड करने के फॉर्मूले अलग होते हैं, वो सब हम बताएंगे 1 बाय 1, ऐसी हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।